नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कृणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आज पक्ष विपक्ष में चर्चा करेंगे डबल इंजन में विकास की गति की। जी हां, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाल ही में दिल्ली के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्रदेश में विभिन्न कार्यों के लिए 4,915 करोड़ के प्रस्तावों पर स्वीकृति देने का अनुरोध किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से वर्ष 2027 में होने वाले भव्य और दिव्य हरिद्वार अर्धकुंभ के लिए 3,500 करोड़ रुपए की सहायता देने और वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले पर्वतीय महाकुंभ यानी नंदा देवी राजात यात्रा में प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने के साथ ही यात्रा में अवस्थापना सुविधाओं के लिए 400 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी आग्रह किया। सीएम धामी ने गंगा और शारदा कॉरिडोर के विकास और विद्युत लाइनों को भूमिगत करने के अपने प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखे हैं। और अब इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सीएम धामी पर हमला बोला है। करण माहरा ने कहा है कि उन्होंने बहुत देर कर दी क्योंकि 4 साल का सीएम का कार्यकाल हो गया है और प्रधानमंत्री मोदी 2200 करोड़ की घोषणाएं तो केवल हल्द्वानी में करके गए हैं। उसके अलावा गढ़वाल के क्षेत्र में कई घोषणाएं करके गए हैं। ऐसे में सीएम ने 4,000 करोड़ खुद मांगा है, जिससे पुरानी घोषणाएं भी पूरी नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। वहां इस बार सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा गांव के लोगों ने दिया है। जहां प्रधानमंत्री जाते हैं वहां ये हालत है तो प्रदेश की स्थिति क्या होगी, आप समझ सकते हैं। मारा ने कहा कि अगर सरकार को प्रदेश की हालत ठीक करनी है तो कम से कम 20,000 करोड़ रुपए केंद्र से मांगे जाने चाहिए। ऐसे में सवाल यह है कि उत्तराखंड को डबल इंजन सरकार का कितना फायदा मिला और डबल इंजन सरकार में उत्तराखंड में आखिरकार कितना विकास हुआ। तो कहानी विकास की है, कहानी फंड की है, कहानी उत्तराखंड की है। बात यह स्पष्ट होकर सामने आई है कि भाई इतने करोड़ रुपए की डिमांड की गई है, ये तो कुछ भी नहीं है। वो कहावत है ऊंट के मुंह में जीरा, क्या वही तो नहीं है। और ऐसे में यदि इस गति से फंड की आवत होगी तो फिर विकास की गति क्या होगी, यही सबसे बड़ा सवाल भी है। चलिए, तो सीएम धामी ने पीएम मोदी से जो मुलाकात की है उसके क्या मायने हैं, उससे क्या निकलकर सामने आएगा और क्या उत्तराखंड का जो ड्यू है वो उसे मिल पाएगा, इन्हीं तमाम मुद्दों को आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता कमलेश रमन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता शांति भट्ट साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। नमस्कार सर। शुरुआत भट्ट साहब आप ही के साथ करते हैं क्योंकि चिंता आप ही को है, प्रदेश के बारे में सबसे ज़्यादा सवाल आप ही पूछ रहे हैं, विपक्ष में भी आप हैं, कर्तव्य भी आपका है। बचाव पक्ष में तो खैर सत्ता पक्ष है ही, उसके पास आपके बात जाएंगे। भट्ट साहब, क्या आपत्ति, आपको लगता है क्या कि जो चीज़ मांगना चाहिए, डिमांड करना चाहिए केंद्र से बतौर राज्य, अब उन सारी चीज़ों के लिए अनुरोध किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, मिला तो ठीक, ना मिला तो जैसे है वैसे ही चलेगा, यही बात है क्या? कुणाल जी, वो कहते हैं ना, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। मात्र 16-17 महीने का समय अगले चुनाव के लिए बचा है और मुख्यमंत्री जी अपना लगभग 4 साल का कालखंड पूरा करने जा रहे हैं, कर चुके हैं। इसके बावजूद उत्तराखंड जैसा सेंसिटिव राज्य, जहां से भारतीय जनता पार्टी को 47 तो एमएलए यहाँ की जनता ने दिए हैं, 8 सांसद दिए हैं और मतलब इनके पंच से लेके प्रधान तक सर्वस्व न्यौछावर कर दिया जनता ने। भारतीय जनता पार्टी पर मतों की बौछार की हुई और इनको जितना मत नहीं चाहिए था उससे अधिक मत दिया है। मतलब जनता ने कोई कसर नहीं छोड़ी है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बिठाने के लिए। 7 साल 8 साल की ये उत्तराखंड की सरकार हो गई, 11 साल की केंद्र सरकार हो गई। दोनों सरकारों को अगर आप लेखा जोखा देंगे तो विशेषकर उत्तराखंड की सरकार कर्ज लेकर घी पीने वाली सरकार। अभी इस सरकार पर, इस राज्य पर 1.5 लाख करोड़ का कर्ज है। अधिकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए, पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है।
बाजार से कर्ज उठाया जा रहा है। कैग की ही रिपोर्ट आप 2024-25 की अगर उठा के देखेंगे 22-23 की, तो 72,860 करोड़ रुपए का कर्ज है और उसके बाद ये बढ़ता चला गया। स्थिति विस्फोटक है। भ्रष्टाचार में ये सरकार आकंठ डूब चुकी है, हर स्तर पर व्यापक रूप से भ्रष्टाचार। और ये उत्तराखंड जैसा सेंसिटिव राज्य जो गंगा यमुना का मायका है, जहां बड़े हिमनद हैं, जहां 72% वन है, हमारे पास बहुत कम % कृषि भूमि है और हमारे पास आपदाओं से हमारे ऊपर आपदाओं से लेकर वनाग्नि से लेकर जंगली जानवरों के हमले से लेकर और फिर ऊपर से हमको जो हमारी प्रसिद्ध चार धाम यात्रा है, अभी कांवड़ यात्रा है, नंदा राज यात्रा है, इन सब जो धार्मिक हमारे यहाँ जो प्रतीक चिन्ह है, इन सब पर हमको फोकस करना चाहिए था। इनके नियोजन, इनके कार्यक्रम को कैसे हम सुव्यवस्थित तरीके से करें, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर रहा ही नहीं 4 साल। सरकार तो इस ओर, अभी आप लगा लीजिए ना कुणाल जी, 5 मंत्री पद खाली हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 40 से अधिक विभाग उनके पास हैं, ओवरलोडेड हैं, कोई मंत्री धरातल पर नहीं है। 4 साल का कालखंड हो गया है, 4 धाम यात्रा चल रही, कांवड़ यात्रा चल रही है, कोई प्रभारी मंत्री जिलों में नहीं है, किसी की ड्यूटी नहीं है, कोई आला अधिकारी किसी का अता पता नहीं है। पंचायत चुनाव सर पर हैं, लगातार कोर्ट की, न्यायालय की डांट फटकार इस सरकार को मिलती है, लेकिन वो कहते हैं ना लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। इस सरकार में लोकलाज नाम की कोई चीज बची हुई नहीं। इसलिए आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी से आप मांगते रहिए। मांगने की जरूरत ही क्या थी जब आपके यहाँ भी सरकार है वहां भी सरकार है? क्या आपके 8 सांसदों को नहीं पता है? क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं पता है? सबको पता है, लेकिन फिर भी आप कटोरा लेकर जा रहे हैं। ठीक है, आपकी सरकार है दोनों जगह, तो आपको मांगने की जरूरत क्या है? ठीक है भट्ट साहब, समझ गए आपकी बात। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। रमन जी, इज दिस एन आई ओपनर? अब देखिए कैग के रिपोर्ट का उन्होंने उल्लेख किया, क्या कर्ज के मकड़ जाल में कमोवेश हर राज्य डूबा रहेगा और क्या विकास की यही परिभाषा होगी? सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि जिस तरह से स्थितियां उत्पन्न हो रही है, अब देखिए 4 मंत्रालय की बात की, कोई आम आदमी को यदि आप एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट का प्रभार दे दीजिएगा तो बोलेगा भाई मेरे से तो काम नहीं हो पाएगा, इतना सारे चीज़ों को मैं कैसे देख लूँगा। मुख्यमंत्री खाते भी क्या हैं इसके बारे में भी बता दीजिए, और जो सारी आपत्तियां दर्ज की हैं भट्ट साहब ने उसके बारे में भी बता दीजिए। ओवर टू यू रमन जी। बिल्कुल, देखिए भट्ट जी के पास तो आपत्तियां ही आपत्तियां होंगी, क्योंकि वो अपने चश्मे से देख रहे हैं। विपक्ष का चश्मा अलग ही होता है, जिसको ना ही तो विकास दिखाई देता है, ना ही योजनाएं दिखाई देती हैं। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए और वहां उन्होंने अपने उत्तराखंड के जो प्रस्ताव देने का काम किया, जिस तरीके से अभी भट्ट साहब ने भी कहा कि हमारी यात्राएं चल रही हैं, तो वाकई ये सही बात है। हमारी जो यात्रा चल रही है उसको लेकर ही उन्होंने प्रधानमंत्री जी से विस्तार पूर्वक चर्चा करी है। हमारी राजात जो नंदा राजात यात्रा निकलेगी उसके लिए भी उन्होंने चर्चा करी, उसके लिए फंड मांगा है। और जो हमारी कावड़ चल रही है या 4 धाम की यात्रा चल रही है, और जो हमारा कुंभ होना है, कुंभ की तैयारियों को लेकर के हमारी क्या क्या योजनाएं हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, उसको बेहतर कैसे इस कुंभ को, क्योंकि कुंभ जब होता है तो आपको पता है कि उत्तराखंड का एक अलग ही स्वरूप होता है, तो उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी से उन्होंने बात करने का काम किया। और अभी भट्ट साहब ने कहा कि हमें मांगने की क्या आवश्यकता है। देखिए, जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं देगी। और दूसरी बात, हमारी सरकार यहाँ भी है और वहां भी है। जब तक हम अपने प्रस्ताव नहीं रखेंगे, जब तक हम अपनी जरूरतें नहीं बताएंगे, तो सामने वाले को ये क्या मालूम होगा कि हमें कितनों की आवश्यकता है, हमें कितना फंड चाहिए, हमारी कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। जल विद्युत परियोजनाएं हमारी हैं जो चल रही है, उनमें से 5 का उन्होंने अनुरोध किया है, वो हमारी योजना। लेकिन रमन जी, आपने कहा कि भट्ट साहब विपक्ष में है तो वो आपत्तियां दर्ज कराएंगे, लेकिन उनकी आपत्तियों को क्या आप सिरे से खारिज करती? बात तो उन्होंने कमोवेश ठीक ही कही है, वो सारी बातों को जो रखे हैं उनमें तो कोई आपत्ति नजर नहीं आ रही है, फिर आपत्ति है क्या? अब ये तो देखिए भट्ट जी बताएंगे कि इनको आपत्ति क्या है। क्या अच्छे प्रस्ताव इस उत्तराखंड से जा रहे हैं और यहाँ विकास हो रहा है, ये आपत्ति या मुख्य नहीं? 2 मुख्य सवाल है उनके रमन जी, कर्ज के मकड़ जाल से उत्तराखंड को मुक्ति कब मिलेगी, 1 नंबर। और दूसरा सवाल है कुछ पोर्टफोलियोज खाली हैं वो कब भरे जाएंगे, जो उत्तराखंड का हक है फंड के माध्यम से वो कब मिलेगा। यही तो मुख्य उनके बिंदु हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि भट्ट साहब को शायद याद होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो जब पद खाली थे, इसी वजह से तो वहां दिक्कत हुई थी।
तो पद खाली थे तो तब इन्होंने क्यों नहीं भरे थे, लेकिन इनको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पद कब भरे जाएंगे, कब नहीं भरे जाएंगे, ये निर्णय मुख्यमंत्री जी का है और वो उन सारी चीजों को देखते हुए काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हम जो यहाँ काम कर रहे हैं, हम जो उत्तराखंड के अंदर प्रस्ताव ला रहे हैं या हम अपने केंद्र नेतृत्व को देने का काम कर रहे हैं, तो उत्तराखंड को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, हमारी कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। आने वाले समय में हमारी नंदा राजजात यात्रा है वो सही तरीके से चलेगी और उसमें विपक्ष का सहयोग भी होना चाहिए। आने वाले समय में हमारी कुंभ भी चलेगा, उसमें भी सबके सहयोग से सारी चीजें होंगी। लेकिन आरोप ये बार बार लगाना और ये कहना कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए तो क्या लेकर के आए और क्या दे करके आए, ये सारी चीजों को मुझे लगता है कि विपक्ष को शायद ना देखते हुए ये देखना चाहिए कि उत्तराखंड के अंदर हम क्या ऐसी योजनाएं ला रहे हैं जो लोगों के हित में हो, जो इस उत्तराखंड के हित में हो। तो इन सारी चीजों पे ज्यादा ध्यान कांग्रेस का होना चाहिए। ठीक है भट्ट साहब, आपने कहा कि भाई जनता मंत्रमुग्ध हो गई है। जनता इतनी मंत्रमुग्ध क्यों, कैसे हो गई? क्योंकि एक वक्त वह भी था जब प्याज के दाम बढ़ते थे सर, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते थे तो केंद्र की सरकार गिर जाती थी। आपसे बेहतरीन ये कौन समझ सकता है? क्या आप जनता को इन सारी चीजों से परवाह नहीं पड़ता है? आखिर वह कौन सी बूटी है जो भारतीय जनता पार्टी पिला रही है जनता को और वह मंत्रमुग्ध हुए चले जा रही है? कुणाल जी, उसका उदाहरण तो हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बार बार देते हैं। महाराष्ट्र का उदाहरण आपने देखा है और बिहार में भी वही प्रयोग हो रहा है। तो वो कोई बूटी वूटी नहीं है, वही छद्म तरीका है। और लोकतंत्र छद्म तरीके से नहीं चलता है, लोकतंत्र संविधान से चलता है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग। इसी सरकार में आप देख लीजिए ना, 2 इन्वेस्टर समिट हुए थे। मैं अपनी बहन कमलेश जी से पूछना चाहता हूँ, जो 2 इन्वेस्टर समिट हुए थे उनमें आपने कौन से देश विदेश के उद्योगपतियों को यहाँ बुलाया, उन पे हजारों करोड़ रुपए खर्च किया? किसने कौन सा उद्योग लगाया, जरा मुझे बता दीजिए। और हमारे रिज में चाहे नारायण तिवारी की सरकार रही हो या हरीश रावत जी की सरकार, हमने सिटकुल से लेकर पेटकुल तक सारे स्थापित किए हैं। नहीं किए तो आप बता दीजिए, आप भी तो हमारी सरकार का हिस्सा थे। और आपकी सरकार में ऐसा कौन सा काम हो गया, मुझे वो बता दीजिए। और 2 इन्वेस्टर समिट की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें कुछ नहीं हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत हमारे सौम्य है, मैं उनका आदर करता हूँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हर 15 दिन में तो दिल्ली होते हैं। उत्तराखंड के उत्पाद वहां अपने मंत्रियों, नेताओं, सबको बांटते फिरते हैं। ठीक है, आप बांटिए, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन भाई आप लगातार हर 15 दिन में जब दिल्ली में है, तो अब ये जब 4 साल खत्म हो गया तब आप ये सब मांग रहे हैं। 2200 करोड़ रुपए तो प्रधानमंत्री जी ने हल्द्वानी में ही घोषणा की थी। क्या वो 2200 करोड़ रुपए आ गए हैं? जरा मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूँ। जो हल्द्वानी में, जैसे मेरे अध्यक्ष की भी आपने बाइट चलाई, मेरे माननीय अध्यक्ष करण मेहरा जी ने कहा कि हल्द्वानी में ही पीएम ने ये घोषणा की थी, तो क्या वो 2200 करोड़ हमें मिल गए? तो बहुत सारी विसंगतियां हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावा करती है। और इसीलिए कुणाल जी मैं कह रहा हूँ, ये सरकार कर्ज लेकर घी पीने वाली सरकार। रमन जी, क्या इन्वेस्टर समिट जिसका उल्लेख भट्ट साहब ने किया केवल एक आई वॉश था क्या? और जिस तरह से उन्होंने बात रखी है कि 2200 करोड़ तो केवल हल्द्वानी के लिए थे, इसके आगे यह भी बात है कि प्रधानमंत्री जिस गांव में गए वहां के लोग ही अब कह रहे हैं कि सड़क नहीं तो वोट नहीं, बहिष्कार के मूड में आ गए हैं। तो घोषणाएं क्या केवल पब्लिक डोमेन में इसलिए की जाती हैं कि वो दिखे, लेकिन धरातल पर उसका कोई प्रयोग ना हो? जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है पुष्पेंद्र जी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी हो और वहाँ काम नहीं चल रहा है। वहाँ काम चल रहा है, तमाम सारी चीजें मिल रही है। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव उत्तराखंड से रहा है, कभी भी जब भी वो घोषणा करते हैं तो कोरी घोषणाएं नहीं होती है, उन घोषणाओं के ऊपर अमल होता है और वो जो प्रस्ताव दिए जाते हैं उनके ऊपर काम भी होता है। आज हम अपने गांव को सुदृढ़ बनाने का काम कर रहे हैं, आज हम पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। आप जितनी हमारी योजनाएं चल रही है, होम स्टे के जरिए हम लोगों को जो है पहाड़ों में जो पलायन हमारा हो रहा था उसको रोकने का काम करें, पलायन की ओर हमारा इतना काम चल रहा है। आप बागवानी से लेकर के होम स्टे के जरिए महिलाओं को और मजबूत बनाने के लिए वहाँ हम होम स्टे से उनको लोन भी दे रहे हैं मुद्रा के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि सरकार अपना वो काम कर रही है जो उसको करना चाहिए। और क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि ये हर 15 दिन बाद मुख्यमंत्री जी दिल्ली चले जाते हैं, भाई दिल्ली भी हमारी केंद्र की सरकार है और उत्तराखंड की जो योजनाएं हैं उनका विचार विमर्श करना केंद्रीय नेतृत्व के साथ स्वाभाविक होता है। तो इनके मुख्यमंत्री जी भी जाया करते थे। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों के ऊपर जो ये आरोप लगाते हैं वो नहीं होना चाहिए। आरोप लगाना एक अलग बात है, लेकिन आप तथ्यों के साथ अगर बोलते हैं तब कहीं ना कहीं जनता आपको सुनने का काम करती है और जनता का भरपूर प्यार
भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरीके से लगातार इस प्रदेश को नई सौगात देने का काम कर रहे हैं, जिन नई नई योजनाओं को लाने का काम कर रहे हैं, वो योजनाएं जनता के दिलों में उनकी भावनाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं। तो सरकार अगर गलत काम करेगी तो क्या जनता उसको देखेगी? नहीं, लेकिन सरकार जब अच्छा काम करती है तो जनता उसके सराहने का काम भी करती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से जब हम उत्तराखंड को एक नया आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पलायन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पर विद्युत परियोजनाओं को नए सिरे से नए तरीके से लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो योजनाएं चल रही है, मैं अगर आपको बात करूं, यहाँ पर मैं अभी बताऊं जो हमारे कॉरिडोर बन रहे हैं, मैं अभी यहाँ देख रही हूँ कि गोलजी जो हमारा गोलजू है, कॉरिडोर जो मास्टर प्लान हमारा चल रहा है, उसमें हमारा काम चल रहा है पर्यटन के माध्यम से। तो मुझे एक बात बताइए, जब हम इस प्रदेश को कोई सौगात देंगे तभी तो दूसरी बार सरकार बनेगी ना पुष्पेंद्र जी। जब अगर हम पहली बार में ही अगर हमने गलत किया होता तो हमें सरकार को क्या जनता चुनने का काम करती, लेकिन ये जनता के ऊपर भी आरोप लगाएंगे कि जी जनता ने गलती से इनको क्यों चुन लिया, जनता देखती नहीं है इन सारी चीजों को। पर मुझे लगता है कि जनता काम देखती है, नाम नहीं देखती। नाम बड़ा होने से कुछ नहीं होता। और जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी ने धरातल से उठ करके इस प्रदेश को चौमुखी विकास के साथ साथ एक प्रथम श्रेणी में लाने का काम किया है, मुझे लगता है कि ये पहली बार हुआ। और ऐसे ऐसे निर्णय जो शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। क्या आप कालनेमी जैसे निर्णय को कल्पना कर सकते थे? क्या आप यूसीसी जैसे जो हमारा आया है उसकी कल्पना कर सकते थे? नकल विरोधी, धर्मांतरण, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे जो इतनी गलत परंपराएं हमारे इस प्रदेश में चल रही थी, उनको जो है लागू करने का काम किया। और आज अगर हम प्रदेश की बात करें तो मुझे लगता है कि ये प्रदेश धर्मस्थली है, देवभूमि है, और इस देवभूमि में जो काम करेगा उसको आशीर्वाद इस प्रदेश की जनता देगी। और जो केवल नाम के लिए काम करेगा, जो कुर्सी के लिए काम करेगा, शायद उसको किनारा दिखाने का काम भी जनता करेगी। तो ये जनता स्पष्ट रूप से दिखा रही है। ठीक है भट्ट साहब, आप जो ये मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्या कारण है ये भी बता दीजिएगा। और देखिए, जिस हिसाब से रमन जी ने फहरिस्त लगा दी है विकास कार्यों की, उससे तो आंखें देखकर चौंधिया जाएंगी। आपकी भी चौंधिया रही हैं क्या उत्तराखंड में आंखें? देखिए कुणाल जी, मेरी बहन कमलेश जी की मजबूरी है मुख्यमंत्री जी की तारीफ करना, अपनी सरकार की झूठी तारीफ करना। कोई बात नहीं, ये उनका विशेषाधिकार है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन आप देखिए ना, उत्तराखंड में मैं एक छोटे से उदाहरण के रूप में आपको समझा दूंगा। 47 MLA और 8 सांसद, 55 की नफरी है इनके जनप्रतिनिधियों की, और जिनको 5 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति एक साल में विकास कार्यों के लिए मिलता है। 5 करोड़ रुपए, तो आप 55 से 5 करोड़ को गुणा कर लीजिए कुणाल जी, कितना भारी धनराशि होती है। और 4 साल व्यतीत हो चुका है, और 4 साल में वो कुल रकम जोड़ लीजिए, तो इतने में तो सोने की ईंटें लग जाए गाँव में। लेकिन आप गाँव गलियों के हाल देखेंगे उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड इन 4 सालों में बेहाल है। और खनन का मुद्दा हमने नहीं उठाया। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी है, माननीय सांसद है हरिद्वार के, उन्होंने देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में आरोप लगाया है बाकायदा उत्तराखंड की सरकार पर कि ये खनन जो है ना, ये आकंठ भ्रष्टाचार में डूब चुकी है सरकार खनन के मामले में। और शराब की तो मैं क्या स्थिति बताऊं कुणाल जी, हम कहने को देवभूमि है और हम सम्मान करते हैं अपनी देवभूमि का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देवभूमि को शराब के मामले में शर्मसार किया है, हर 4-5 किलोमीटर पे आपको एक शराब की दुकान मिल जाएगी। और ऊपर से अब शोरूम खोल दिए अलग अलग, ऋषिकेश के इर्द गिर्द इतनी शराब की दुकानें खोल दी हैं जो हमारी पवित्र नगरी होती थी। तो कहने को ये अपने को कहते हैं हम धर्मपरायण सरकार है, रमन जी, लेकिन ये एक्चुअल में मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम कर रहे हैं। आप देखिए ना उत्तराखंड को किस तरह से इन्होंने शर्मसार किया है, और मेरे को तो शर्म आती है। 9 हिमालयी राज्यों में कुणाल जी हम महिला अपराध में नंबर 1 है उत्तराखंड में। ये बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। ये जो विकास के खोखले दावे कर रहे हैं ना, ये केवल झूठे हैं और बहुत गलत है। मुझे तो पूरा शेर याद नहीं आ रहा कि तेरे ये दावे किताबी हैं, एक बहुत अच्छा शेर है वो, मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ रहा है। वही स्थिति है इनकी। नहीं, बाकी तो आपने नटशेल में बता ही दिया आपने क्या बातें हैं। शेर भले याद ना आए, लेकिन उसका भाव जरूर आपको याद है। रमन जी, ये जो भाव उन्हें याद है, यह भाव आपको भी महसूस हो रहा है। हाथ तो आप उठा रही हैं कुछ बोलने के लिए, लेकिन जो बातें उन्होंने कही है, खनन का मुद्दा खूब गूंजा था, ऑल वेदर रोड का क्या हुआ, उसके बाद जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, क्राइम रेट है, उसके ऊपर क्या हुआ। मतलब सिलेक्टिव तो नहीं है कहीं देखने में वो बातें कि विकास का पैमाना कहीं और कुछ चीज़ों को नीचे रखा जाए।
पुष्पेंद्र जी, अभी कुणाल हमारे नाम है, भाई ने कुणाल नाम है कहा- रमन जी हमारा। आप जी जी, सॉरी सॉरी, कुणाल जी, जिस तरीके से अभी भट्ट जी ने कहा कि यहाँ पर हमें शर्म आ रही है, तो वाकई आपको, मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने कृत्यों पे ही शर्म आ रही होगी, क्योंकि जनता ने उन्हें नकार दिया है। दूसरी बात, इन्होंने अभी जिस तरीके से कहा कि उत्तराखंड के अंदर जो है यहाँ हम लोग अभी क्या, भट्ट जी ने कुछ ऐसा सवाल किया था, मेरे को वो थोड़ा सा ध्यान से उतर चुका है। तो भट्ट जी ने कहा कि हम विकास क्या कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताइए, अगर उत्तराखंड के अंदर अगर विकास ना लाते या हम काम ना करते, तो आप मुझे बताइए कि हमने यहाँ पर होम स्टे जो रजिस्ट्रेशन अभी कराया, जो हमारे गांव है जो पलायन हो चुके थे, जो गांव में ताले लग चुके थे, आज वो ताले खुल रहे हैं। तो रमन आज जी ये भी वहाँ बता पर दीजिए, आप ये होम सुंदर स्टे का सुंदर बार बार गाँव, उल्लेख बन कर रही हैं हैं। मैडम, तो क्या होम स्टे से रिवर्स जी। माइग्रेशन हुआ है क्या? उसका भी कोई आंकड़ा है क्या सरकार के पास? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे यहाँ पर 2025 और 26 में 245 नए होम स्टे जोड़ने का जो इसमें लक्ष्य रखा गया था, उसको लगभग हम पूरा कर चुके हैं। और 5331 हमारे होम स्टे ऐसे पंजीकृत हो चुके हैं, जो लोगों को, जो पर्यटक हमारे आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं पहाड़ी व्यंजन देने का काम कर रहे हैं, उनको पहाड़ी कल्चर से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को लेकर के हम चल रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से इस प्रदेश को संभाला है, और इस प्रदेश का जो पहाड़ी क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र, जो मैदानी क्षेत्र है, उसको तो, उसकी तो एक अलग बात है। इन्होंने कहा कि शराब और या खनन पर हमारे हाँ, ही शराब लोगों ने और हम पर खनन दो आरोप मुद्दा लगाने था का काम उनका, किया। शराब के ठेके हाँ, खूब इन्होंने खुले। कहा कि हाँ। शराब में और खनन में इन्हीं के लोगों ने आरोप लगाने का काम किया। भाई, सरकार में पारदर्शिता है, और सब जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनको लगेगा कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो वो बताने का काम कर रहे हैं, और उस पर एक्शन जो है सरकार लेने का काम कर रही है। तो इसमें गलत कहाँ से हुआ? भाई, हमने छुपाया नहीं है, चाहे त्रिवेंद्र रावत जी ने बोला हो, चाहे मुन्ना सिंह चौहान जी ने बोला हो, हमने छुपाने का काम नहीं किया। हमारे जनप्रतिनिधि को लगा, वो वहां गए, उनको लगा गलत है, तो सरकार ने उसमें एक्शन लेने का काम किया। तो इसमें तकलीफ किस बात की? हम तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दे रहे हैं, हम गलत कृत्य करने वालों को छोड़ भी नहीं रहे हैं, बख्श भी नहीं रहे, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज रहे हैं। जो गलत खनन करेगा, आज हमारा राजस्व बढ़ा है उत्तराखंड के अंदर, पहले हमारा सारा राजस्व किसकी जेबों में जाता था? नेताओं की जेबों में चला जाता था, उनकी जेब भरती थी और हमारा सरकारी खजाना खाली रहता था। आज हमारा सरकारी खजाना भर रहा है, और नेताओं की जो जेबें हैं, जो इनको लगता है, जो ठेकेदार हैं, जो खनन माफिया हैं, जिनको लगता था कि हम केवल खनन से अपना पेट भरे और अपने घर का पेट भरे और सरकार को कुछ न दे, आज सरकार के पास वो पैसा यहाँ पहुंच रहा है, आज हमारा खजाना भर रहा है। तो उससे सरकार को, मुझे लगता है कि जो विकास कार्य हैं, उनको धार देने में कामयाबी मिलती ठीक है है। और रमन जी। कांग्रेस को यहाँ पे तकलीफ होती है, क्योंकि ठीक। कांग्रेस को तो पता है ना कि किस तरीके से खनन होता है, क्योंकि खनन माफिया तो ज्यादातर इन्हीं के समय पर रहे हैं। ठीक है इनका यही रमन नहीं जी। पता चलता था कितने ट्रक बाहर निकल रहे हैं, कितने ट्रक जो है जा रहे हैं, कितना पैसा खजाने में आया। ओके आज मैडम, खजाने का भी ओके पता ओके, है। वक्त का अभाव है। एक छोटी सी टिप्पणी भट्ट साहब आपसे भी लेंगे। देखिए, खनन खूब बढ़ा, राजस्व खूब बढ़ा, इतना बढ़ गया कि अब फंड की तो कोई कमी ही नहीं है। क्या इसीलिए अब फंड मांगा नहीं जा रहा है, अनुरोध किया जा रहा है? अगर फंड की, कुणाल जी, अगर फंड की कमी होती तो आपके सुधी दर्शक सुन रहे हैं और देख रहे हैं, फंड अगर इनके पास पूरा होता तो ये केंद्र के पास नहीं जाते, और 1,500 करोड़ रुपए का कर्ज बाजार से उठाना नहीं पड़ता अगर फंड की कमी पूरी हो गई होती। और खनन की ये बात कर रहे हैं, इनके विधायक मुन्ना सिंह चौहान खुद खनन की अवैध ट्रॉली को पकड़ते हैं और पूरी मीडिया में दिखाते हैं कि देखिए अवैध खनन हो रहा है, और त्रिवेंद्र रावत जी तो लोकसभा में कहते हैं। तो हमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है, इनके यहाँ खुद सिर फुटबॉल है, खुद ही लोग कह रहे हैं, इनके खुद लोग इनके कपड़े उतार रहे हैं। तो अब ये कहने की कोई बात नहीं, ये सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूब चुकी है। अब इस सरकार की विदाई का समय है, अब फंड मांगने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, हाथ उठाया था आपने, 5 सेकेंड रमन जी, जल्दी से। जी, इन्होंने कहा कि हमारी विदाई का समय है। मुझे लगता है कि जनता ही इनको विदा दे रही है, और ऐसी इतनी लंबी विदाई जनता ने इनको दे दी है, तो शायद 2027 में शायद सपना ना रह जाए, और जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को ही देखेगी, कुणाल जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर काम कर रही है, नाम पर काम नहीं कर रही, कि खाली नामदार नहीं है, कामदार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो काम कर रहे हैं और धरातल पर काम कर रहे हैं, जो जनता को दिखाई भी दे रहा है, इसीलिए जनता साथ दे रही है। ठीक है, गाने आ रहे हैं, लोग गाने बना रहे हैं मुख्यमंत्री जी पर। ठीक है, अब जनता की तो जनता ही जाने। सिंगरों को तो गाने बनाने ही है। चलिए, ठीक है, हमारे कलाकार हैं, उनको बनाने खूब गाने बनाइए और गाने सुनाइए भी। बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।